चलिए ध्यान दीजिए हमारे बात को। आज हम लोग गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 17 पर परिचर्चा करेंगे और गृह विज्ञान चैप्टर संख्या 17 जिसका नाम है बचत तथा विनियोग। बात को ध्यान देना है, नीचे अगल बगल नहीं देखना है, बोर्ड पर देखना है। बचत तथा विनियोग। सबसे पहला आपसे प्रश्न होगा कि बचत क्या है, बचत का मतलब क्या है। एक छोटा सा उदाहरण है। अंजलि कुमारी, आपके पापा एक महीना में मान लो 3,000 रुपया दिए हैं, क्या वह 3,000 रुपया आप खर्च कर लेती हैं? कुछ रह जाता है, उसको पर्स में किताब के में छुपा देते हैं। गलत है सही? तो आपका इनकम का जो रुपया खर्च नहीं होता है, आप जो कमाते हैं, आपके पास जो पैसा है, जैसे पिता ने दिया 100 रुपया, जाओ अमुक सामान खरीद कर लाना, आप गए 90 रुपया में ही सामान को खरीद लिए। आपको मिला कितना रुपया? आपके पिता ने आपको दिया 100 रुपया, 100 रुपया आपको दिया, आप गए तो कितना खरीद लिए? कितना बच गया? खर्च करने के बाद जो राशि रह जाती है, रह जाना आम बोलचाल भाषा का शब्द है, बच जाती है। खर्च के उपरांत, खर्च के बाद जो राशि बच जाती है, रह जाती है आपके पॉकेट में, उसी राशि को हम क्या कहते हैं? बचत। अच्छा, एक बात और बड़ी आसान है, आय और व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। गलत किसे? आपका जो इनकम है, आज जो खर्चा है, आमदनी में से खर्चा को क्या कर दो? घटा दो, जो रह गया क्या कहलाता है? या और भी परिभाषा दे सकता हूं कि आय का वह भाग जो खर्च नहीं हो पाता है, आय का वह भाग जो खर्च नहीं हो पाता है, क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे कि बचत क्या है। बचत को अंग्रेजी में सेविंग कहते, क्या कहते हैं? फिर दूसरा प्रश्न मेरे सामने आता है कि बचत की आवश्यकता है क्यों? बचत की आवश्यकता है क्यों? हम क्यों बचत करते हैं? हम बचत क्यों करते हैं? हमें बचत करने की जरूरत क्या है? पहला लाइन, आप कोई अपना भविष्य नहीं जानता है और कल क्या होगा न मैं जानता हूं न तुम जानते हो। गलत या सही? कल आपका सुरक्षित रहे, कल का दिन आपके लिए अच्छा जाए। आज तो अच्छा गुजर गया, कल का दिन भी अच्छा गुजरे, इसलिए हम आप अपने आमदनी का कुछ पैसा रख लेते हैं। दूसरा, बचत का दूसरा सुन लेना है क्योंकि सबको लिखने में थोड़ा सा लेट लग जाता है। बचत करने का दूसरा कारण है कि बच्चों तथा परिवार की बढ़ती हुई आवश्यकता। बच्चा छोटा है, खर्च कम होता है। पहले आप सबके पिताजी का बचत ज्यादा हुआ करता था क्योंकि आपकी जरूरतें क्या थी? कम थी। 50 पैसा वाला टॉफी से काम चल जाया करता था। नहीं, अब तो डेयरी मिल्क चाहिए। क्या गलत है सही? अब अठनिया चॉकलेट से तो पापा क्या ला दिए, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए है। मुस्कान सही बोल रहा हूं? तो भाई जिस समय आप लोग सब छोटी थी, उस समय आपके पिताजी कमा के स्टॉक करना शुरू किया, तो उनको बचत बहुत कम होता होगा पहले की तुलना में। बच्चे बढ़ते हैं, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, परिवार बढ़ता है, आवश्यकताएं क्या होती है? बढ़ती है। तो बच्चों तथा परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें बचत करना पड़ता है। तीसरा, घर बनाने के लिए, घर के फर्नीचर को कराने के लिए। गलत है सही? जमीन खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। भाई बचत की आवश्यकता क्या है, क्यों है? शायद बहुत छोटे बच्चे आप लोग तो है नहीं क्या कि हम ज्यादा व्याख्यान करें। आप सबको समझ पता है कि हम बचत क्यों करते हैं।
तो भविष्य के खर्च को चलाने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, गहना खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, शिक्षा उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, भ्रमण करने, बचत रहेगा तो ना भ्रमण करेंगे, देश विदेश में भ्रमण करने के लिए, नया नया प्रकार के फैशन कुछ प्रचलन आ रहा है दूसरों खरीदने के लिए, इन सारे कारणों से मैं बचत करता हूं। फिर बचत के लाभ क्या है या बचत का महत्व क्या है? तो बचत का पहला महत्व या पहला लाभ यह है कि बचत करने से आप में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। बचत करने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, क्योंकि कोरोना काल में सिद्ध किया है कि जगह बाबूजी तक बचा के रखे थे, चलो 6 महीना के खर्चा है घर में, लेकिन जो हैंड इज माउथ था, डेली कुआं खोद कर पानी पाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हुई, प्राइवेट जॉब वाले को जैसा हम लोग बहुत परेशानी झेलना पड़ा। मतलब तो ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, आज घर से खाना पीना खा के चौक पर खड़े हैं, कोई आके बुला के ले जाए काम करवाएगा, शाम में 300 रुपया देगा, तब घर का खर्च चलेगा, उनको बड़ा दिक्कत हुआ। तो बचत का लाभ क्या है, महत्व क्या है? तो पहला महत्व है कि बचत करने से आप में आत्मविश्वास जगता है, लगता है कि चलो आज काम नहीं मिला, इतना है ना कल के लिए खर्चा मेरे पास। दूसरा, बचत से आय और व्यय में संतुलन बना रहता है। मान लो आज हम 300 रुपया कमाए, हम 100 खर्चा किया, 200 रुपया बचा लिए। 300 रुपया हमने कमाया, 200 बचा लिया, 100 क्या कर लिया, खर्च कर दिया। मान लो कल हमको रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, तो 200 बचा रहेगा, तब हम 100 से निकाल के खर्चा कर लेंगे क्या? तो आमदनी और खर्चा को बैलेंस करना है, करने में बचत हमको लाभ करता है। तीसरा, पारिवारिक जीवन चक्र को चलाने में, आप सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं, गलत या सही? हर व्यक्ति के परिवार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तेजी मंदी आती रहती है, कभी आमदनी ज्यादा हो गया, कभी आमदनी कम हो गया। तो उस तेजी मंदी से अपने परिवार को यदि बाहर निकालना है ना, बचत करने से हमको फायदा होता, नहीं किए रहते वहां पर परेशानी हो जाती। अगला, बचत से ये लाभ है कि बचत करोगे तब तो विनियोग करोगे, निवेश करोगे। बचत नहीं होगा तब बैंक में रखोगे, बचत नहीं होगा तो क्या छोटा दुकान खोल सकते हो? बचत से यह भी लाभ है कि बचत के द्वारा ही आप निवेश कर पाओगे, बिना बचत के आप निवेश करना संभव नहीं है। इसके अलावा बचत हमारे अनदेखी आवश्यकता को पूरा करता है। बचत से लाभ यह है कि हमारे अनदेखी आवश्यकता को क्या करता है? वह आवश्यकता जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, वह जरूरत जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन बचत है तो वह हमारे जरूरत को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। और बचत के द्वारा आप घर बना लेते हो, लाभ है। बचत नहीं करता है उसका घर देखना नहीं बन पाता उससे कभी। बहुत सारे आपके परिवार पटीदारी में होंगे, परिवार में होंगे, नातेदार रिश्तेदार होंगे, कमाता होगा ज्यादा तुमसे, लेकिन आज तक उसे घर नहीं बना। इसके मतलब जो कमाया वो बेसिक खर्चे कर लिया, ऐसे लिफाफ में बिता लिया। क्या? तो बचत से आप घर बना सकते हो, वाहन ये कर सकते हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब अगला प्रश्न है, तो बचत के माध्यम क्या क्या है? आप कहां कहां बचत कर सकते हो? तो बचत के माध्यम की हम बात करते हैं, तो बचत का माध्यम है, पहले घर में लोग भुरकी रखता था मिट्टी का, बैंक जिसे खाते थे, आज भी लोग रखता है। हाँ, गुल्लक, वेरी गुड, गुल्लक। गुल्लक जो मिट्टी का बना होता है, अब तो धातु का भी मिल ही रहा है। तो बचत का पहला कि आप गुल्लक में जमा करो। अब तक गुल्लक का समय गया, अब बैंक खुल गया। अब बैंक तो एजेंट बहाल कर दिया है कि हाँ हमको 50 रुपया रोज जमा करना है, बैंक जाने की कोई जरूरत है, तो घरे चला गया एजेंट, कमीशन बैंक देते उसे, घरे घरे आके तो असल लेगा, तो नाम से पन्ना बना देगा, लिखते चल जाएगा, हाँ तेरी 50 रुपये। तो बचत आप गुल्लक में भी कर सकते हो। बचत आप डेली बैंक में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया रोज जमा करके कर सकते हो। आप बचत का दूसरा माध्यम है विनियोग। बचत का दूसरा माध्यम क्या है? विनियोग। तो हो गया सर, विनियोग क्या है? तो अपने बचे हुए रुपया को किसी कारोबार में लगा देना।
मान लो पिताजी तुम्हारे 50,000 के महीना कमाते हैं, 20,000 खर्चा होगा, 30 रुपया रह के बच गया, तो बचे हुए 30,000 रुपया को बैंक पे रख दो या ब्याज पर लगा दो, या एक पान का दुकान खोल लो, एक किराना दुकान खोल लो। तो बचत को जब किसी कारोबार में लगा दिया जाता है, बचत को जब किसी कारोबार में क्या कर देते हो, उससे क्या कहते हैं, विनियोग। मन में एक प्रश्न होगा कि सर बचत एवं संचय में क्या अंतर है? बचत एवं बचत का हमने परिभाषा दिया कि आय का वह भाग जो खर्चा क्या कहलाता है, आय और व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, आय का वह भाग जो खर्च नहीं होता है, आय और व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, बचत। ये तो जानते हैं कि आमदनी का जो भाग खर्चा नहीं हुआ उसको बचत कहते हैं। तो प्रश्न है संचय क्या है? देखिएगा, बचत वाला रुपया निवेश होता है। आपका जो बचत का रुपया वो बैंक पे रखते हो तो बैंक के प्रकार निवेश का साधन है, क्योंकि बैंक ब्याज देती है आपके पैसा का। लेकिन संचय क्या है? हमारे सामने जितने लड़कियां हमारी बैठी हैं, लेकिन इनके जो भी पैसा बचता है ना, किताब में दबा देती है, गुल्लक में रख के, हाँ, संदूक में, पेटी में, बक्सा में बंद करके जो रुपया आप रख देते उसी को कहते हैं संचय। वह बचत नहीं हो, क्या है, संचय है, क्योंकि उससे कोई लाभ हो नहीं रहा है। बैंक में रहेगा, जमीन में फंसा दोगे, ब्याज पर लगा दोगे, किसी कारोबार में लगा दोगे तो लाभ मिलेगा। आज संदूक में बंद करके रख दिया, प्लास्टिक में लपेट के माटी में गाड़ दिया, कुछ मिल रहा है? तो जब हम अपने पैसा को, अपने बचत को पेटी में, बक्सा में, संदूक में, क्या गुंजा, हाँ, भुरकी में लगे के माटी में पले के लोग गाड़ दिया करते थे कि आएगा चोर इन्होंने ले चल जाएगा, इसे क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। हाँ, अब है विनियोग की विधियां क्या कहें, हम कहाँ कहाँ विनियोग करें? तुम्हारे मन में प्रश्न होगा कि भाई हम कहाँ कहाँ विनियोग करें कि हमारा आमदनी तुरंत जल्दी बढ़ जाए। तो विनियोग आप कई जगह कर सकते हो। पहला, आप डाकघर में, भैया डाकघर बैंक हो गया है, पहले पोस्ट ऑफिस का काम था चिट्ठी पहुंचाना, अब पोस्ट ऑफिस का काम चिट्ठी पहुंचाना नहीं रह गया है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बैंक बन गया है। गलत की सही? तो आप अपने रुपया को कहाँ लगा सकते हो? तो डाकघर में। कहाँ लगा सकते हो? बैंक में रख सकते हो। यूटीआई सरकारी योजना है, यहाँ रख सकते हो। एलआईसी में रख सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। यूटीआई ये भी एक शेयर कंपनी है, म्यूचुअल फंड है। चिट फंड में लगा सकते हो, भविष्य निधि को उसमें जमा कर सकते हो, वहां जमा करके बुढ़ापा में हमको पेंशन देगा, वो पैसा लौटा देगा। सोना खरीद कर अभी कम दाम में खरीद लेंगे। चिट फंड में छोटी छोटी जो बचत है हमको वहां लगाते रहो, वो बढ़ते रहेगा, जब कहोगे हमको चाहिए तो पैसा आपको लौटा देगा। आप सोना खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हो, अभी दाम कम है, खरीद लेते हैं, महंगा होगा तो बेच लेंगे, कम ही मिलता है जितना मिले। लेकिन है ना वहां भी तरीका, एक पेटी में बंद करके रखने से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मान लो अभी 40,000 का सोना है, मान लो खरीद लिए, अगला 48 है, तो अभी 48,000 का है, हो सकता है कि लगन का समय आएगा तो 50,000 हो जाएगा। तो कम से कम 10 ग्राम खरीद लिए, 2 महीना के बाद 2,000 दिया ना, कम से कम 4 महीना के बाद 2,000 बढ़ गया ना उसका। लेकिन पेटियाबा में 48,000 के बंद करके रखोगे, एक को पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तब सोना खरीद कर मकान खरीद कर, लोग बड़े बड़े शहर में मकान खरीद लेते हैं, मकान को किराया पर लगा देते हैं। लगा कि नहीं, जरूरत है तो मकान को बेच देते हैं, जितना में खरीदते तो उससे बेसी में मकान बिका जाता है बड़े बड़े शहरों में, न बिकाता। उसके बाद जमीन खरीद कर भी आप अपने पैसा को बनिए, और क्योंकि आज जितना में खरीदोगे आने वाले समय उससे ज्यादा दाम देके वो बिक जाएगा। कल है सही। अब है डाकघर, हमने कहा पोस्ट ऑफिस, भारत पोस्ट ऑफिस की स्थापना हालांकि विचार 1766 में लॉर्ड कर्नवालिस ने पहले दिया था, लेकिन डाकघर की स्थापना, पोस्ट ऑफिस की स्थापना में भूगोल में पढ़ाया हूं 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। याद अगर तय को होगा तो सोच लो, 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी, और भारत में पहली बार डाक टिकट की बिक्री कराची में हुई थी। मैं सारे बात को लिखाया हूं, कैसा गिरा?
तो डाकघर भी कई प्रकार की योजना चालू किया है जहां पर रुपया रख के फायदा कमा सकते हो। डाकघर द्वारा चालू कौन कौन योजना है? डाकघर बचत खाता, पैसा रखो, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। डाकघर सावधि जमा, यहाँ भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। रेकरिंग खाता, पोस्ट ऑफिस के लोग जुड़े हुए डेली आपसे पैसा मांगने जाते हैं, अगर दुकान उकान होगा तो पता होगा। मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र कहाँ बिकाता है? डाकघर में। जन निधि योजना, राष्ट्रीय बचत खाता, सामान्य प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र, इतना प्रकार की योजना पोस्ट ऑफिस के पास है। यहां आप रुपया को लगा करके आप लाभ कमा सकते हो। तो पूछता है 2 नंबर में कि डाकघर के द्वारा प्रारंभ की गई प्रमुख योजना कौन कौन है। अब आता है बैंक। क्या आता है? नहीं, जैसे चालू योजना का नाम है डाकघर में बचत खाता खोलकर, इसका एक प्रकार का खाता है, सेविंग अकाउंट है, दूसरा कुछ सब खाते के नाम है। हाँ, डाकघर सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट हो गया, एफडी, तुम डाकघर में भी एफडी कर दोगे, शायद 100 महीना या 98 या 96 महीना में दुगुना हो जाता है। ये सभी जो है खाता के प्रकार हैं। बात समझ गए? बैंक क्या है? तो बैंक उस स्थान को कहते हैं जहां रुपया का लेन देन होता है। बैंक उस स्थान को कहते हैं जहां पर रुपया का क्या होता है? लेन देन होता है। तो रुपया का लेन देन करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1969 में हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1969 में किया गया था। मतलब 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इंदिरा गांधी के समय। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई और भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। एसबीआई का गठन 1955 में हुआ था, आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था। लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, पहले प्राइवेट बैंक था। एसबीआई का नाम पहले था इंपीरियल बैंक। एसबीआई जो बैंक है, इसके हम इतिहास कर ले तो पहले नाम था इंपीरियल। 1921 से में इसका नाम क्या पड़ा? इंपीरियल। 1921 से लेकर 1955 तक इसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक नाम था। 1921 से पहले इसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक। 1921 से पहले इसका नाम क्या था? प्रेसिडेंसी बैंक। और 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदल के क्या पड़ गया? और इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में बदल के क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक एसबीआई। एसबीआई का गठन कहाँ हुआ था? हैदराबाद? नहीं, ये दिल्ली में, मुंबई में। मुंबई मुख्य ब्रांच आरबीआई का वहाँ है, इसका भी हो सकता है। निजाम अलग वाला बैंक हो नहीं, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब सिंध बैंक उस अलग बैंक था। ये नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया। प्रेसिडेंसी बैंक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में खुला था। 1921 में इसका नाम बदल के पड़ गया इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में कर दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ गए? और भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई है, यही नोट छापने का काम करती है। भारत में नोट का छपाई 2 जगह होता है, एक महाराष्ट्र के नासिक में और दूसरा मध्य प्रदेश के देवास में। तो नोट कहाँ छपाता है? एक छपाता है नासिक में, कागज वाला नोट कहाँ छपाता है? और देवास। नासिक महाराष्ट्र में है और देवास मध्य प्रदेश में है। और भारत में सिक्का 4 जगह बनता है। जहाँ सिक्का बनता है उसको टकसाल कहते हैं। और सिक्का कहाँ का बनता है? ये नोट की बात मैं बोला हूँ, ये नोट यहाँ एक बनता है। और सिक्का की बात करें तो जहाँ पर सिक्का बनता है, इतिहास में पढ़ा है, उसको टकसाल कहते हैं। और सिक्का बनता है हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। भारत में सिक्का इन 4 जगहों पर बनता है, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। और नोट 2 जगह छपाता है, महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में छपता है। बैंक क्या है? तो बैंक उस स्थान को कहते हैं जहां पर रुपया का लेन देन होता है। बैंक उस स्थान को कहते हैं
जहां रुपया का क्या होता है, लेन देन होता है। तो जहां पर रुपया का लेन देन होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। और हमने कह दिया कि बैंक क्षेत्रीय कई प्रकार के बैंक हैं, यस सर। ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक। भारत में बैंक 3 स्तर के हैं। भारत में बैंक कितने स्तर के हैं, 3 स्तर के बैंक है। भारत में बैंक कितने स्तर के हैं, 3। एक है ग्रामीण, दूसरा है क्षेत्रीय और तीसरा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर के बैंकों की संख्या पहले 19 थी, हालांकि अब घट गया, अब 18 को रह गया है। अभी हाल में ही राजस्थान वाला, बीकानेर और कई बैंक का विलय हो गया, जुड़ गया है सब आपस में। और भी कई बैंक विलय होने की बात चले तो और घट जाएगी। कारण ऐसा रखा कि नहीं, बैंक राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कम हो, 17-18 से भी कम कर दिया जाए। पहले आरबीआई को छोड़कर 19 था और 17 के आसपास रह गया राष्ट्रीय बैंक। सारे सरकारी बैंक, सब सरकारी। हाँ, तो राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी और सब क्षेत्रीय पर भी आरबीआई के नियंत्रण में सब चलता है। बैंक में रुपया का लेन देन होता है तो किसी भी बैंक में 4 प्रकार के खाता खुलते हैं। बैंक खाता के कितने प्रकार हैं, ये प्रश्न कई बार 2 नंबर पूछा गया है। बैंक खाता के कितने प्रकार हैं, बचत खाता जो आप सबके पापा जी का खाता है, पैसा रखो 3.5 या 4% का ब्याज देता है साल में। सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट, 100 महीना में धनराशि दुगुना, 100 महीना सीधे का बना 100 महीना कम ना मिले, 12×8 = 96, सब 8 बरिस में दुगुना होता है। और 100 रुपया 8 बरिस 4 महीना में दुगुना होता है। आवर्ती जमा, आवर्ती जमा मतलब आप महीने महीने जमा करो, दुकानदार लोग जो जमा करता है आवर्ती जमा। और चला चालू जमा खाता मतलब करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट हम लोगों का नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन का होता है। इस सभी में बैंक आपको ब्याज देती है, लेकिन चालू खाता में बैंक ब्याज आपको उल्टे आपसे ब्याज देती है। चालू खाता में ब्याज ग्राहक देता है बैंक को, और समझ गए। बैंक से रुपया रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। बैंक हमें अनेक प्रकार की सुविधा देती है। बैंक हमको लॉकर देती है, बैंक हमको चेकबुक देती है, बैंक हमको क्रेडिट कार्ड देती है, बैंक हमको डेबिट कार्ड देती है। आप ऐसे कई लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा, है वो अंकल के पास है, मेरे पास भी छोटा सा है उतना ही बड़ा बात है। चालू नहीं किया हूँ जाने देती, बड़ा फ्रॉडगिरी हो रहा है। दे तो दिया है, बहुत ज्यादा का दे दिया है, 5 लाख का दे दिया है, लेकिन बड़ा फ्रॉडगिरी हो रहा है। कहीं लीक हुआ तो जुर्माना भरते रहो, निकाल लेगा कौन 5 लाख रुपये। जैसे नियम है कि क्रेडिट मेरा बना है, मेरे अकाउंट में 1 रुपया न रहे तो हम 5 लाख तक का कारोबार कर सकते हैं। हाँ, क्या फायदा करने से, जरूरत घटा लेंगे। सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड वाले फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नहीं हम उस समय विश्वास जबरदस्ती दे दिया, मुझे दे दो, लेकिन चालू करेंगे, हमारा मन की बात है। हमने क्या कहा कि क्रेडिट कार्ड देती है, क्रेडिट जैसे डेबिट कार्ड में क्या होता है, पैसा रखो तो निकालो। अब क्रेडिट कार्ड में है कि पैसा नहीं हो है तो तुम से पैसा निकाल सकते हो। 45 दिन तक आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हाँ, 45 दिन से लेट होगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। वो चक्रवृद्धि ब्याज से भी ज्यादा खतरनाक ब्याज होगा। बात समझ गए। चेक भी जारी करती है बैंक, आपको लोन देती है, कर्जा देती है, जमीन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत प्रकार की सुविधा देती है बैंक। बैंक आपको चेक देती है। चेक एक प्रकार का कागज का टुकड़ा होता है, सांकेतिक मुद्रा है। चेक सांकेतिक मुद्रा है, उस पर बैंक का नाम लिखा होता है, आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है। आप क्या करो, जिसको देना है उसके नाम लिख दो और कितना रुपया देना है सो लिख दो, सिग्नेचर कर दो। वो व्यक्ति कागज को ले जाएगा, बैंक को देगा, बैंक चेक करेगा अगर खाता बैलेंस है कि ना। बैलेंस होगा तो आपको पैसा। कई बार प्रश्न पूछा गया है वस्तुनिष्ठ में भी, लिखने वाले 2 नंबर में भी, कि बैंक चेक के कितने प्रकार हैं, तो आपको बता दे चेक 4 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। वाहक चेक, वह चेक जिसको वहन किया जा सके।
आज ने एटीएम का कार्ड आ गया है। पहले आप यात्रा पर जाते तो बैंक में पैसा रख दो, बैंक 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया का चेक देता था बना के कि जाओ सब्जी खरीदो, कागज दे दो, और किसी भी ब्रांच में भेजने वाला था। उस चेक को वाहक चेक, दूसरा आदेश चेक अब नहीं चलता है अभी भी, हम कोई लेता ही नहीं। अब तो गेटी, अब तो आ गया पे फोन, आ गया गूगल पे, आ गया एक से कंपनी सब वैलेट सब दे रहा है, सब कंपनी दे रहा है, तब कौन करेगा, लेके जाएगा वो। आदेश चेक एक ऐसा चेक होता है, चेक शुद्ध नहीं, ऐसा कागज एक होता है, सबके घर में होगा, हम निकाले हैं। आदेश चेक होता है, उसमें आदेश कर देगा कि इस चेक के राशि को फलाना खाता में जमा करता, आदेश दिया, बैंक पैसे बैंक ट्रांसफर कर लेगा। रेखांकित चेक एक ऐसा चेक होता है जिस पर ऐसे 2 रेखा खींचा रहता है, नहीं देख रहे हैं तो ऊपर बेकार बैठे ऐसा जब चेक खींचा रहता है, क्या कहेंगे, रेखांकित चेक। रेखांकित चेक का नियम होता है कि चेक रास्ता में हेराई हो गया, गायब हो गया, तो जिसको मिला उसको भजा सकता है क्या, है नहीं। यहाँ होता क्या है, जिसको पैसा देना होगा नाम बीच में लिखवा लो और ऊपर सिग्नेचर कर दो, नीचा कर दो, अगर नाम को गोल से घेर लो। अब बैंक में जैसे मान लो तो चेक हेरा गया, गायब हो गया, गिर गया, अब मान लो मिल गया इसको, अरे 10 लाख का चेक मिला, जाएगी तुरंत स्टेट बैंक दे दीजिए, तो बैंक कहेगा ये नाम तो हो ऐसा नहीं, साइन करो, तो साइन मिल गया तो दे देगा वो, अगर साइन ना मिला तो मानेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ है? सीधे पहले जैसे थोड़ा सा मोटा धनराशि होता है तो फोन आता है, अब तो जैसे ही 50,000 से ऊपर आया, मैनेजर आपको फोन करता है, श्रीमान आपका एक चेक आया है इतना लाख रुपया का है, क्या आप काटे हैं। अब भरम में न रहिएगा कि पापा के चेक में से सिग्नेचर सफल से करवा के लिख लेके 1 लाख रुपया, तुरंत बैंक वाला पापा को फोन कर देगा कि हम नहीं काटे, पकड़ के रखिए मेरा बांध के। ये वाला नियम अब लग गया हम तो करीब 2 बार ऐसा घटना सुन ली है ऐसा। और खुला चेक जो सबके पास होता है। जीवन बीमा की बात करते तो जीवन बीमा के LIC सरकारी संस्था है, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। LIC, उम्मीद है सबके पापा LIC में एक खाता खोल रही होंगे। आपके लाइफ को सिक्योर करता है, नहीं खोली ना होता, तुम्हारे पास नहीं है, सहवाज का है, सबका होगा। मैंने किसी न किसी परिवार में आपके पास भाई के नाम से तो हुआ, देगा तो कहेंगे दे देना इसी को, फमीना को ही दे देना, कि कहीं ये शिकायत की कि मेरे नाम से तो है ही नहीं। अब हालांकि तुमसे छोटा है वो, कितना देगा, छोटा भाई तो देगा ही। प्रश्न क्या है, जीवन बीमा आपके जीवन को सिक्योर करने वाली एक संस्था है, नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। 1956 में इसकी स्थापना की गई। और LIC में आप कितने तरीका के से खाता खुलवा सकते हो, तो हर तरीका गए हो। LIC में अलग अलग नाम जरूर है, लेकिन पॉलिसी इतने प्रकार का होता है, अलग है, जीवन आनंद, जीवन साथी, कुछ होगा दे, लेकिन जो भी होगा इसी प्रकार का कोई खाता होगा। पहला आजीवन बीमा कि पूरे जीवन के आपके लाइफ को सिक्योर लेके चलेगा, पैसा आपसे जमा करवा लेगा, कुछ भी होगा तो उतना खर्चा आपके घर वाले को देगा। धन वापसी जिसको मनी बैक पॉलिसी कहते हैं, जमा करो हर 5 साल पर कुछ पैसा आपको क्या करेगा, लौटाएगा, ऐसा भी होता है। सीमित भुगतान आजीवन योजना, आपसे पैसा जमा करवा लेगा, एक बार पूरा पैसा आपको लौटाएगा नहीं, तरीका तरीका धीरे धीरे आपको जीवन भर जब तक आप जिंदा रहिएगा आपको वह देता रहेगा। बच्चों के लिए कुछ ऐसी योजना है जो चाइल्ड वाला चलता है। बंदोबस्त बीमा आपके प्रॉपर्टी का, आपके वाहन का भी सिक्योरिटी करती है, बंदोबस्त कर लेती है, इतना दीजिए हम सिक्योर करेंगे, चुरा के ले जाए गाड़ी, बात हम आपको गाड़ी खरीद के दे देंगे। मिश्रित बीमा, इसमें क्या होता है, एक ही को बीमा खुलवाओ, मैं पति पत्नी बाल बच्चा सबको सिक्योरिटी प्रदान करता है ना। ऐसा बाबूजी के नाम से खोल गया, माताजी के नाम से खोल गया, उनके जितने बाल बच्चे हैं सबको केकरो कुछ हो गया उससे आपको लाभ मिलेगा। और वार्षिक वृत्ति, एक वर्ष के अंतराल पर उसमें डालते रहो, निकालते रहो। और बहुदेशीय, अनेक सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए बहुदेशीय, हम तो बहुत फ्रॉडगिरी वाला काम करते, नेता लोग जो करता है, विजय माल्या जो लोग जैसे लोग हैं, नीरव मोदी जैसे लोग हैं, तो ये लोग जो खुलवाते हैं बहुदेशीय, अनेक प्रकार का उद्देश्य पूरा करने खुलवा लिया कि जीवन में कुछ घटना हो
तो गारंटी तुम्ही को लेना होगा। आग लगा के मरे तब, पानी में डूब के मरे तब, रोड दुर्घटना में मरे तब, चाहे हवाई जहाज से मरे तब, पूरे जीवन में किसी प्रकार की घटना घटे उन सबका सिक्योरिटी करने वाला जो योजना है उसको बहुउद्देशीय योजना के नाम से। ये है बचत तथा विनियोग। बात समझ गए? और आपको बता दे कि अगला टॉपिक उपभोक्ता शिक्षा है।